नमस्कार। मैं हूं पंकज कुमार और इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि ऑथर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पेशे से इंजीनियर और एमबीए भी हैं। तो आप समझ सकते हैं बड़ा ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। बट फाइनली इन्होंने पॉलिटिक्स चुना है। लेकिन एक जोरदार किताब इन्होंने लिखी है जिसका नाम है ब्रोकन प्रोमिसेस। और इनफैक्ट बिहार में 90 के दशक में खास तौर पर लालू एरा, राबड़ी एरा के दरमियान क्या हुआ था, और अगर उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, उसकी वजहें, उसके कॉज को आपको पढ़ना है, समझना है, तो उस किताब को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। और हम इनसे बड़ी लंबी चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में, ब्रोकन प्रोमिसेस किताब के बारे में, और साथ ही साथ बिहार के फ्यूचर पॉलिटिक्स को भी समझेंगे और समझेंगे कि आज का समय लालू के समय से कैसे डिफरेंट है। क्योंकि अपराध अभी भी कम नहीं हुआ है। आरजेडी महाजंगल राज कहती है, तो जिस जंगल राज की चर्चा इन्होंने की है वो कैसे अब बदल गया है, और साथ ही साथ अगर बदल गया है तो पलायन क्यों नहीं रुका, अपराध क्यों नहीं रुका, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है, रोजगार क्यों नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि हम इनसे समझेंगे, जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि ब्रोकन प्रोमिसेस लिखने के पीछे आपका मकसद क्या था, और ये जो किताब आपने लिखी और उसमें आपने टाइटल दिया ब्रोकन प्रोमिसेस, ये कहाँ से सूझा? क्योंकि ये भी मुझे इसमें लगता है कि तकनीक ज़्यादा है, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आप दो शब्द में बहुत कुछ कह जाते हैं, तो ये आपके दिमाग में आया कैसे? किताब लिखना मुझे लगता है पंकज जी, अगर लिखने पढ़ने का शौक बहुत पहले से रहा है। कभी ये नहीं सोचा था कि पुस्तक लिखूंगा। कविताएं बहुत लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लिखता था हमेशा से। और अगर आप बिहार में रहे हैं तो बिहार अपने आप में एक इतनी बहुत रोचक बोल सकते हैं, बहुत दर्दनाक बोल सकते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। अपने आप में वो एक कहानी है और एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि ट्रेजेडीज मेक फॉर द बेस्ट ऑफ स्टोरीज। और मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत में बिहार से बड़ी कोई ट्रेजेडी है, बहुत ऑनेस्टली। मैं उसी जगह रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, चीज़ें देखी हैं, आपने भी देखी हैं। जिस प्रकार की चीज़ें बिहार में हुई, जब तक हम वहाँ रहते थे तब तक तो हमें लगता था कि शायद ऐसा ही होता होगा, हर जगह दुनिया यही होती है। लेकिन जब बाहर निकले तो पता चला कि नहीं, दुनिया ऐसी नहीं होती। वो वहाँ पे कुछ अजीब था। वहाँ जो चीज़ें घटित हो रही थी वो कहीं दुनिया में और नहीं होती है। और इस कारण से खुद को थोड़ा लगने लगा। मैं इनफैक्ट, आपने सही कहा, मैंने इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए किया, फिर कॉर्पोरेट में काम किया मैंने 5 साल, एशियन पेंट्स में था, बहुत सीनियर पदों पे। और फिर मैं छत्तीसगढ़ गया, वहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनके एक एडवाइजरी रोल में मैं गया। और जब थोड़ा सा ज़मीन पे काम करना शुरू किया, सोशियो इकोनॉमिक्स को समझने लगा, तो मुझे एक अर्ज हुआ लिखने का, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा बेहतर समझने लगा था। तो मुझे एक अर्ज हुआ लिखने का कि मैं लिखता हूँ कि जो चीज़ें मेरे आसपास घटित हुई मेरे बचपन में, वो क्या थी, वो क्यों हुई, कहाँ से आई, कैसे सिर्फ वहीं हो पाई और कहीं क्यों नहीं होती वो चीज़ें। और उसी को लिखने के क्रम में मैंने, अगर आपने पुस्तक पढ़ी है इनफैक्ट, तो सबसे पहले मैंने वो कास्ट वॉर्स जो चैप्टर आपने देखी है, मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से भी आता हूँ, जो मेरा पैतृक है, वो एपी सेंटर रहा था कास्ट वॉर्स का। तो मैंने उस चैप्टर को सबसे पहले लिखना शुरू किया कि मैं समझना चाहता हूँ खुद के लिए कि आखिर ये हुआ क्या और कैसे हुआ और क्यों हो गया। और जो टाइटल की आपने बात कही ब्रोकन प्रोमिसेस की, तो मुझे लगता है क्योंकि बुक का जो कोर है, 80% जो बुक है वो 90 से 2005 के 1.5 दशक पर है। और मुझे लगता है 2 शब्द जो सबसे ज़्यादा डिफाइन करते हैं उस 1.5 दशक को, क्योंकि जब 90 में लालू जी चीफ मिनिस्टर बने थे और गांधी मैदान में उन्होंने शपथ ली थी, एकदम लीग से हट के, गवर्नर हाउस में नहीं लूँगा, मैं गांधी मैदान में लूँगा। और उनका जो भाषण था, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई अत्याचार नहीं होगा, अब हमें असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र। एक पिछड़े समाज का व्यक्ति, एक गरीब समाज का व्यक्ति, एकदम सुदूरवर्ती इलाके से आया हुआ व्यक्ति, ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति, जो सबऑल्टर्न बोलते हैं, वो सीएम बना था। तो करोड़ों लोगों के मन में एक आस जगी थी कि अब भाई एक जो सीएम है, उसके पहले जगन्नाथ मिश्रा जैसे लोग सीएम थे, जो एक स्टेचर रखते थे, बड़े परिवार से आते थे, एक प्रकार से डिस्टेंट पॉलिटिशियन जो बोलते हैं। और जब लालू बने तो लगा कि अपने बीच का बंदा एक सीएम बन के आया है। तो करोड़ों लोगों को लगा कि अब तो हमारी ज़िंदगी में वो बदलाव आएगा। तो वो जो आशा की एक किरण निकली, और 2005 के अंत तक जो हालत हुई,
मुझे लगता है उसको समराइज करने के लिए इससे बेहतर फ्रेज मुझे नहीं मिला कि ब्रोकन प्रोमिसेस। नहीं, मैं तारीफ करना चाहूँगा, इनफैक्ट इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी कि ये नाम कैसे ढूंढा आपने। आपको नहीं लगता कि उस स्थिति से अभी भी हम बहुत बाहर निकल नहीं पाए? बिल्कुल नहीं निकल पाए। माइग्रेशन इस कदर हो चुका है कि ठीक है, लालू जी के टाइम को आप कितना भी कंडेम कर लें, लेकिन नीतीश जी का प्रयास शुरू हुआ, पर यह प्रयास बहुत सफल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। बगल में झारखंड लोग चले जाते हैं, बोकारो चले जाते हैं, रांची चले जाते हैं, जमशेदपुर चले जाते हैं, पर आज के समय में भी जो थोड़े भी वेल ऑफ हैं, अगर वो अपने बच्चे को बाहर भेज सकते हैं तो वो भेज देते हैं। वो सिलसिला रुका नहीं है। वजह क्या है? आप एक ऑथर की नज़रों से, एक पॉलिटिशियन की नज़रों से, एक मैं अगर कहूँ सामाजिक कार्यकर्ता की नज़रों से देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक पंकज जी, मैं लाइन बोलता हूँ, इफ एनीबडी कैन मूव आउट ऑफ बिहार दे विल मूव आउट ऑफ बिहार। तो बिहार में वही व्यक्ति रहता है या रह रहा है या रह रहा था जिसके पास ऑप्शंस नहीं होते थे बाहर जाने के। बहुत क्लियरली आप ये देखेंगे 10वीं के बाद से 11वीं 12वीं में शायद ही कोई वहाँ टिक जाए, और 12वीं के बाद तो आज के डेट में इनफैक्ट अगर आप बहुत ऑनेस्टली देखें, उस समय तो पहले पटना साइंस कॉलेज और इन कॉलेजेस के नाम होते थे। अगर आज कोई एक बच्चा 12th में 90% मार्क्स लाता है, आप पटना में मुझे पूरे बिहार में एक कॉलेज का नाम बता दीजिए ग्रेजुएशन का जो एस्पिरेशनल ग्रेजुएशन का कॉलेज हो। एक कॉलेज नहीं है पूरे राज्य में। झारखंड की भी कमोबेश वही स्थिति है। मैं कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं मानता हूँ, अलग राज्य बनने के बाद भी वहाँ भी कोई बहुत बदलाव नहीं आया। जो मुझे लगता है, एक नीतीश जी की जब सरकार आई तो एक जो गर्त में एक प्रकार से वो राज्य था, तो बेसिक चेंजेस जो होने थे, सड़कों का जाल बिछा, बिजली पहुंची गांवों तक, सोशल पॉलिसीज बहुत अच्छा है जो एक प्रकार से पेंडिंग था, समझ लीजिए आप सोशल चेंजेस, चाहे वो ओबीसी में बाइफरकेशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो, पंचायत में वो स्कूली लड़कियों को साइकिल दिया जाना हो, जितने भी थे। तो वो मुझे लगता है 2005 से 10 उस मामले में बहुत अव्वल रहा। शायद देश के इतिहास में अगर राज्य सरकारों के कार्यकाल लिखे जाएं तो मुझे लगता है वो सबसे बेहतरीन कार्यकालों में से एक होगा। लेकिन उसके बाद 2013 के आसपास मुझे लगता है एक प्रकार से डिरेलमेंट हुआ। जब आप ये बेसिक्स पूरा कर लेते हैं, जब सब चीज़ें प्लेस में आ जाती हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पे मूव करना होता है। अगर स्कूलों में मैंने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करीब 100% पहुंचा दिया है, तो अब अगला मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी देखना पड़ेगा। अब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहा ही नहीं एनरोलमेंट रेशियो। पहले प्रॉब्लम था हेल्थ सेंटर्स प्राइमरी खुलते ही नहीं थे, अब हेल्थ सेंटर्स मेरे खुलने लगे हैं, वहाँ दवाइयाँ हैं, तो मुझे देखना होगा कि वहाँ नर्सेस क्या हैं, डॉक्टर्स क्या हैं, कितनी भर्ती है, कितना चलता है, वो उसकी क्वालिटी देखनी होगी। सड़कें अगर आ गई हैं, बिजली आ गई है, तो अब वो इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट करना होगा, हमें कहना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना के दे दिया है आपको, लॉ एंड ऑर्डर एक बेसिक लेवल पे आ चुका है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, आइए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो जो सेकेंड लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन या मूवमेंट है, वहाँ पे हम लोग मात खा गए। और जो एक मोमेंटम हमें मिला 2005 से 10 के बीच, जिसको लगा कि वो स्टेट डबल डिजिट ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट ईयर दर ईयर आप देखेंगे तो वी वर द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट का स्टेट, राइट। वो मोमेंटम हमें लगता है 2013 के आसपास जो एक पॉलिटिकल डिसीजन आया और जो कहा गया कि मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूँगा, फिर नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर जीतन राम मांझी जी सीएम बने, फिर आरजेडी के साथ वो लोग आए, फिर फ्लिप फ्लॉप्स हुए। तो मुझे लगता है फिर पॉलिटिकल सर्वाइवल एक ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया। पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट टुक ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट उसके बाद से, मुझे लगता है। ये तो पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट टुक ओवर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, मैं इसको मान भी लूँ, तो आपको नहीं लगता कि इसमें बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है और उस जिम्मेदारी से बीजेपी बच नहीं सकती? आरजेडी के जो आरोप हैं कि भाई बीजेपी ने भी क्या किया, अगर आरजेडी जिम्मेदार है तो बीजेपी भी बिहार को इसलिए इस्तेमाल करती रही क्योंकि वहाँ से 40 एमपीज आते हैं, वहाँ से बहुत सारे एमएलएज आते हैं। बीजेपी को भी जो लीडरशिप डेवलप करके देना चाहिए, आपको नहीं लगता कि बिहार में कहीं ना कहीं इस मसले पर फेलियर हुआ? मैं जब भी अगर उस स्टेट के फेलियर की बात कर रहा हूँ तो किसी एक व्यक्ति पे कभी वो आरोप या दोष नहीं मढ़ रहा। मैं पूरे पॉलिटिकल क्लास को या जो भी उसको लीड कर रहा है, जो वहाँ का वैचारिक क्लास है, जो उसको डायरेक्शन दे रहा है, सब जिम्मेदार है, सबकी जिम्मेदारी है। किसी एक पर जिम्मेदारी थोप कर खुद को कह देना कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उनकी जिम्मेदारी, बिल्कुल गलत होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा लगता है उसमें भी आपको देखना होगा बहुत स्पेसिफिक रीजंस क्या है।
मैं ये मानता हूँ कि जो आप सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप की बीजेपी में बात कर रहे हैं कि वो शायद उभरना चाहिए था, वो नहीं उभर पाया, एक सर्टेन लेवल पे है, शायद आगे उभरे मुझे लगता है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये चीज़ माननी होगी कि जो नीतीश कुमार का कद है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, या आप मान लीजिए 2010 तक भी इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था कि और कोई व्यक्ति स्टेट को लीड करने के मामले में वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता है। तो एक प्रकार से आप मान लेते हैं कि एक प्रकार से नेचुरल ये राइट है इनका भी स्टेट को लीड करने का, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम भी किया है और ट्रस्ट भी जनरली डेवलप हो गया था लोगों का, पॉलिटिशियंस का, सबका। तो आप फिर भी उनको वो समय देते हैं, वो पेशेंस देते हैं, आप बोलते हैं कि क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया तो आप लीड कीजिए। तो वहाँ पे पिछले 20 वर्षों में देखा होगा आपने, कोई किसी भी साइड से सरकार रही हो उस पर कभी कोई डाउट ही नहीं आया कोई लीड कौन करेगा। उसके बीच मुझे लगता है कि पार्टीज ठीक है सरकार में जो भी रही हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कभी भी किसी स्टेट को अगर आप डेवलपमेंट के पाथ पर ले जा रहे हो तो रास्ता जो भी आप चुने उसमें हो सकती है इनएफिशिएंसी हो, लेकिन उसी रास्ते पे कम से कम आपको 20-30 साल चलना होगा, तब वो स्टेट डेवलप होता है। चाइना को आप कितना भी क्रिटिसाइज कर ले कि वहाँ पे ऑटोक्रेसी है ये और वो है, उसने जो भी रास्ता चुना हो, लेकिन उसने रास्ता चुनने के बाद 1978 में उस रास्ते पे वो 30 साल चला, तब जाके वो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बना। बिहार में प्रॉब्लम क्या हुआ है, जैसे ही आप सरकारें बदलती हैं तो सरकार की प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी बन चुकी होती है मिनिस्टर्स की, ब्यूरोक्रेट्स की, काम करने के तरीके की। वो 2-2 साल में अगर आप चेंज करने लगेंगे, प्रायोरिटीज़ चेंज करने लगेंगे, तो कभी भी फिर स्टेट को ग्रोथ के बात पे नहीं जा पाएगा। नहीं, पर मैं चाहता हूँ आपकी नज़रों से मैं समझना चाहता हूँ, मुझे लगता है हमारे ऑडियंस भी समझेंगे। एक तरफ नवीन पटनायक भी थे और एक तरफ नीतीश कुमार भी हैं। नवीन पटनायक का जो स्टेचर था ऑलमोस्ट नीतीश कुमार का भी स्टेचर अपने स्टेट में वही बन चुका था। नवीन पटनायक का फोकस सिर्फ डेवलपमेंट पे था, केंद्र में जो भी सरकार आती थी उसके साथ उनके बड़े बेहतर रिश्ते होते थे। क्या आपको लगता है कि 2013 के बाद नीतीश का फोकस डेवलपमेंट कम और खुद को प्रधानमंत्री बनाने में ज़्यादा था, और शायद यही वजह रहा या पॉलिटिकल सर्वाइवल का ज़्यादा था, क्योंकि बीजेपी से उनको ज़्यादा थ्रेट लग रहा था और इसीलिए वो फ्लिप फ्लॉप करते रहे और परिणाम राज्य को भुगतना पड़ा? मैं इसको थोड़ा सा वर्ड्स बस दूसरे यूज़ करना चाहूँगा शायद इसमें। पॉलिटिकल सर्वाइवल बहुत एक अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया, वो इनकी प्रायोरिटी थी। दूसरा मुझे लगता है एम्बिशन भी होगा, मैं उसको काट नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ज़्यादा लगता है एम्बिशन से ज़्यादा एंटी बीजेपी स्टैंड ने नुकसान पहुंचाया। तो ये एम्बिशन की मैं प्रधानमंत्री से ज़्यादा उस समय था कि ये प्रधानमंत्री मुझे नहीं पसंद है, जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव एक स्टांस लगता है। और वो हराने के लिए आप देखेंगे 2014 में जिस प्रकार से फिर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं। और 2015 में आप देखिए कि नीतीश जी ने जिसके खिलाफ उनका पूरा पॉलिटिकल करियर जिसके खिलाफ था, कम से कम आप जब 92 से अगर देख लीजिए, 90 तक तो एकदम लालू जी के साथ थे और उनको मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा हाथ था उनका। लेकिन वो 92 का लेटर देखिए जो श्रीकांत की वो चिट्ठियों की राजनीति में, उस लेटर को पढ़िए, वहाँ से अगर देखिए तो 92 से लेकर 2015 तक 23 सालों में उनकी पूरी राजनीति लालू जी की राजनीति के एकदम अगेंस्ट थी, धुर विरोधी। और फिर वो 2015 में साथ सिर्फ इसलिए आ जाना क्योंकि दूसरे पक्ष से अब मेरा उस प्रकार का रिश्ता नहीं रहा या उनके मैं अगेंस्ट हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, दो एक्सट्रीम्स थे। पॉलिसी वाइज आप देखेंगे, गवर्नेंस वाइज आप देखेंगे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। उस समय तक प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा थी कि नहीं, ये थोड़ा गेस करना मुश्किल है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा 2020 के बाद आई, जब बिहार में फिर से ये लोग सरकार बनाने में सफल रहे, जब वो इंडी अलायंस बना, और इंडी अलायंस में फिर थोड़ा सा मुझे लगता है उन्हें लगा कि मैं नेता के तौर पर इसका उभर सकता हूँ। फिर वो भी लेकिन फ्रक्टिफाई नहीं हुआ। ठीक है, आप ये सारी बातें कहते हैं, लेकिन मैं फिर से एक सवाल वही करने जा रहा हूँ कि पहले माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन अभी भी नहीं रुका। बिल्कुल। तो पहले और अब में क्या फ़र्क देखते हैं? सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क देखता हूँ पंकज जी। किसी भी चीज़ को आप 0-1 नहीं कर सकते। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क है। आज बिहार में अगर कोई रहना चाहता है तो वो सड़कें हैं, गाँव में बिजली है 22-23 घंटे, वो है। अब नल जल का सबसे अच्छा, इनफैक्ट वन ऑफ द परफॉर्मिंग स्टेट्स है, घरों पे पहुंच गए हैं नल से पानी। स्कूल्स हैं, मतलब ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर नीचे बात कर सकते हैं, हेल्थ है, डॉक्टर्स हैं। माइग्रेशन की जब आप बात करते हैं तो ये देखना होगा कि हम राज्य में
क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे पा रहे हैं जिससे लोग बाहर ना जाए। मैं वही कह रहा हूँ, जो हम लोगों ने जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद जो ट्रांजिशन होना चाहिए था इंडस्ट्रीज़ पे, जॉब्स पे, सर्विस सेक्टर्स पे, सिंपल बीपीओस पे, जिससे वहाँ के लोगों को आप वहीं पे रोक पाते और नौकरी दे पाते, वो नहीं हुआ। इसीलिए जब आप माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन में डिफरेंस नहीं आया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, क्योंकि उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने पड़ते हैं। और माइग्रेशन आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार की, इनफैक्ट मैं मानता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। नहीं, आपको नहीं लगता कि इसमें बड़ा प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर भी है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में आप नैरेटिव जितना भी कोई पार्टी खड़ी कर ले, पर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी बहुत सारे बच्चे कोटा चले जाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए बिल्डिंग राजस्थानियों का, बच्चे यहाँ के, टीचर यहाँ के, सिर्फ बिल्डिंग ही तो वहाँ का होता है। करेक्ट। फिर वो सारे उठ के वहाँ चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को आईआईटी कराना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना चाहते हैं, वो बच्चे कोटा भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है। उनको लगता है नहीं भी कुछ होगा तो कम से कम उसकी हत्या नहीं होगी, उसका किडनैपिंग नहीं होगा। ये माइंडसेट भी नहीं हटा पाए नीतीश कुमार, या समहाउ जो भी रीजंस हो, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा फेलियर है? ठीक है, हम जंगल राज जितनी भी बातें करते रहें, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए पेरेंट्स में, वो एटमॉस्फेयर दे नहीं पाए लोगों में। क्योंकि बिहार में ही तो ऐसे कॉलेजेस थे ना जहां एक से एक लोग निकलते थे। बिल्टू सिंह पटना यूनिवर्सिटी, एच.सी. वर्मा पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी बिलग्रामी साहब, मुजफ्फरपुर चले जाइए, पता नहीं कि क्या जबरदस्त हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आज आप चले जाइए तो आपको किसी हॉस्टल से बंदूक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं हैरान हो जाता हूँ कई बार जब मैं जान पाता हूँ कि आज भी इस स्थिति में भी एक रूम से लोग आईएएस बनते हैं, बगल वाले कमरे में बताया जाता है कि फलाना जिले के लोग दादा रहते थे, वहाँ से बॉम्ब बरामद हुआ तो ये बरामद हुआ। ये बड़ी डिस्टर्बिंग स्थिति है। आपको नहीं लगता कि क्या लोगों के माइंडसेट में भी कहीं ना कहीं उस तरह की फीलिंग है जिस वजह से बाहुबल का बड़ा ही प्रभुत्व दिखाई पड़ता है, रिकॉग्निशन दिखाई पड़ता है? आप अगर जाति की बात करें तो लोग जाति से एसोसिएट कर लेते हैं, या अगर आप, और ये हर जाति में है, मैं कोई एक जाति की बात करूंगा ऐसा है नहीं, हर जाति में। और शायद यही वजह है कि लोग प्रमोट करते हैं तो वो लोग सत्ता में भी आते हैं, वो लोग विधानसभा भी पहुंचते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि डीपी ओझा का जमानत जब्त हो जाता है और रंजीत डॉन 80,000 वोट पाते हैं। अगर जिस स्टेट की सोच इस तरह की हो, लोग इस तरीके से सोचते हो, वहां सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार कैसे है? मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपका बाहर का भी एक्सपोजर है, आपने कॉरपोरेट में भी काम किया है, आप खांटी बिहारी भी हैं, रहे बोकारो में हैं, आप हर परिस्थितियों से अवगत हैं। तो मैं ये बात आपके दिलो दिमाग से समझना चाहता हूँ, मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूं कि आखिरकार डीपी ओझा का जमानत क्यों जब्त होता है और रंजीत डॉन 75-80 हजार वोट क्यों पा लेते हैं? ये कौन सा साइकी है, मैं समझना चाहूंगा। कोई बहुत स्ट्रेट आंसर नहीं पंकज जी, लेकिन मुझे लगता है किसी भी राज्य या किसी भी देश को एक सर्टेन इमेज से अब जब बाहर लाने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है उसमें दशकों लगते हैं। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोलंबिया मैंने अगर नाम लिया तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा ड्रग कार्टेल, लेकिन ये कब की कहानी है? ये 80-90 के दशक की कहानी होगी, है ना। मैं कुछ और ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, मान लीजिए इंडिया में भी जो अदर स्टेट्स हैं उनका कुछ इतिहास रहा। श्रीलंका का नाम लूंगा तो शायद 2-3 शब्दों में एक एलटीटी शायद नाम याद आ जाए। एलटीटी को अब गए हुए कितने दशकों हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ किसी की कोई एक इमेज जब बनती है राज्य या देश की, अच्छी या बुरी, दोनों केसेस में दशकों लग जाते हैं उस इमेज को चेंज करने में, क्योंकि उस इमेज को चेंज करने के लिए उससे ज़्यादा कोई इम्पोजिंग इमेज आपको बनानी होगी, तब वो हटता है। सिर्फ ये कहने से कि नहीं अब वो बदमाश नहीं है तो उसको बदमाश कहना लोग नहीं छोड़ देंगे। जब पता चला अच्छा वो डॉक्टर बन गया तो फिर वो डॉक्टर कहलाने लगेगा, बदमाश नहीं कहलाएगा। एकदम क्लियर। बिहार में भी यही हुआ है। जो एक इमेज बना बिहार का, और बहुत स्पेसिफिक आप देखेंगे 90 के दशक के कारण, फिर उसको बॉलीवुड में डिपिक्ट किया गया,
भोजपुरी गानों से देख लीजिए, चर्चाओं से देख लीजिए, मीडिया में जो बाइट्स हैं उसके कारण देख लीजिए, तो जो इमेज बना, उस इमेज से अगर बिहार को आपको हटाना है तो आपको दशकों किसी और एक बेहतर इमेज को, किसी और एक चीज़ की इमेज को आपको लाना होगा. दैट कुड बी एनीथिंग. सो फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलाइजेशन का हब बन गया बिहार, तो लोग फिर भूल जाएंगे कि वो क्या था, वो जंगल राज क्या होता था. या मान लीजिए जैसे आपने बोला कोटा वैसा, कुछ पटना कुछ वैसा बन गया. कोटा का इमेज, आपने सही कहा कि कोटा की इमेज ये, आज कोटा की हालत बहुत ख़राब है वैसे, लेकिन फिर भी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. हम क्यों इसकी बात करें कि क्योंकि कोटा की एक लंबी चली आ रही इमेज है, और जब तक कोटा समाप्त नहीं हो जाएगा उसके 25 साल बाद भी हम कोटा का नाम लेंगे एज आईटी का हब. तो बिहार में वो नहीं हो पाया कि हमने कोई एक दूसरा बेहतर इमेज जो उसको सुपर इम्पोज करके उसको एक प्रकार से खराब कर देता, हटा देता, उसको रिप्लेस कर देता, वो नहीं हो पाया. वो हो सकता था अगर 2005 के बाद हम अगर 3 दशक तक लगातार, पंकज जी, जैसे रोड्स बने, जिस प्रकार से बिजली आई, पानी आई, जिस प्रकार से पॉलिसीज़ आए, सोशल पॉलिसीज़ आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, लोग वहीं रुकने लगते, कॉलेजेस 10 एक बन जाते, मेडिकल कॉलेजेस बन जाते, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन जाते, तो अब धीरे धीरे देखते ना लोग उसको एक पास्ट की तरह बात करने नहीं. अब वो ऐसा कुछ नहीं, अब तो बिहार एकदम अलग ही लेवल पे है यार. इनफैक्ट वो बात होने लगती. तो मुझे वही लगता है कि वो ट्रेन छूटी जहाँ की हम लोगों ने थोड़ा बेसिक किया और फिर फ्लिप फ्लॉप करते रहे. तो लॉ एंड ऑर्डर में भी जैसे 0-1 नहीं है लॉ एंड ऑर्डर. मैं ये ज़रूर मानूंगा कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसमें एक भी इंसिडेंट होता है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी वो 90 के दशक से लाखों गुना बेहतर मानूंगा. लेकिन ये भी कहूँगा कि अभी और बहुत दूर जाना है. अभी भी आपको बिहार में अगर वो इमेज क्रिएट करना है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, 2 साल अच्छा काम होता है, फिर 2 साल कुछ हो जाता है, फिर 1 महीने अच्छा न्यूज़ आता है, फिर 1 महीने कोई मर्डर हो जाता है, तो फिर वो इमेज कभी रिडीम नहीं होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. नहीं, मैं इसका एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और फिर बहुत सारा चीज़ मैं आपसे किताब के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछूंगा. पंजाब में टेररिज्म पिक पे था, उसका इमेज बदल जाता है. छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म पिक पे था, उसका इमेज बदल जाता है. उड़ीसा में नक्सलिज्म पिक पे था, उसका इमेज बदल जाता है. बिहार में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कभी, ना कभी एंटी स्टेट कोई समस्या रही. इनफैक्ट बिहारी उतने ही ज़्यादा आप कह लीजिए राष्ट्रवादी हैं जितना कोई और है, और वहाँ पर कभी भी इस तरह का कोई मैसिव प्रॉब्लम नहीं रहा. छत्तीसगढ़ में तो रहा, कई सारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए, और अक्सर हमने सुना बड़ी दर्दनाक घटनाएं सामने आई. पंजाब में क्या ज़बरदस्त एंटी टेररिज्म था. ये सब लोग ओवर द ईयर्स अपना इमेज बदल लेते हैं, और परिणाम ये होता है कि हमारे बिहार से बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, पर बिहार का इमेज बदल नहीं पाता. ये यही, और इमेज नहीं बदल पाता. आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. आप याद करिए नीतीश कुमार ने एनके सिंह को लाया था, और एनके सिंह को लाने की वजह ये थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा. मैं कई सारे अफसरों से भी बात करता हूँ जो सरकार में डीपली इन्वॉल्व हैं, इनफैक्ट सरकार चलाते हैं. उनका कहना है कि हमने लैंड दिया हुआ इतने सस्ते में, सब कुछ दिया है, स्थिति यह है कि वो प्रॉमिस करके तो चले जाते हैं, इन्वेस्ट करने नहीं आते. और वो कहते हैं कि अब हमें मजबूरी बस वो लैंड लेना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा. ये स्थिति क्यों है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ. जहाँ पे भिंडर वाला पैदा होता है वहाँ इमेज बदल जाता है. छत्तीसगढ़ में जहाँ हजारों सैनिक मरते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट होने लगता है, डॉक्टर रमन सिंह मिलते हैं और लोग मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया बड़ी तेजी से बढ़ती है. रायपुर में फिल्म बनाने की बात चलने लगती है. उड़ीसा गजब चेंज होता है. 2005 का आप सारा पैरामीटर्स देख लीजिए तो आपको बिहार बेहतर नजर आएगा. फिर पोस्ट 2005 उड़ीसा जबरदस्त स्टेट, परफॉर्मिंग स्टेट दिखता है. फिर हमारा इमेज क्यों नहीं बदलता? जी, मल्टीपल सवाल है पंकज जी. पहला, आपने अच्छा कहा कि देखिए जहाँ भी प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल होगा उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है. तो अगर खालिस्तानी मूवमेंट भी है तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम ही हम मानेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल एज कि आइडेंटिफाइड है कि एक गुट ऑफ पीपल है जो ये करना चाह रहे हैं, उनको ये मदद कर रहा है, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई देम. नक्सलिज्म भी वही है, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये नक्सलाइट्स हैं, इन एरियाज में रहते हैं, ये इनके स्ट्रेंथ्स हैं, ये इनके वीकनेस हैं, इनको एलिमिनेट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. बिहार में ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. जब घर के अंदर प्रॉब्लम हो तो आपको पता नहीं होता है कि फिर सॉल्व क्या करें हम.
हु इज विद अस एंड हु इज अगेंस्ट अस, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। जो आपने बात करी जाति की या क्राइम की, ये जो क्रिमिनल से कहीं बाहर से आए हैं क्या? ये सब अपने गांव के बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसमें से आधे ऐसे खाली बैठ गए, आधे कहीं कमाने चले गए, और आधे उसमें से क्रिमिनल्स बन जाते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बिहार जाता रहता हूँ। आप ये जान लीजिए, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं बिहार जाता हूँ, झारखंड जाता हूँ। मैं हैरान होता हूँ इन दिनों सुन करके कि आजकल क्राइम करने का तरीका भी बदल गया। आजकल बड़े अपराधी क्राइम नहीं करते, नहीं। वो पेटी क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, उनको सुपारी देते हैं और उनसे क्राइम करवाते हैं। कई सारे ऐसे लोग क्राइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जिनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होता है, जबकि स्टेट पुलिस की संख्या से भी जूझ रहा है। पुलिस इतनी कम है, लाख पे 1 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो समझिए जिस स्टेट में ये प्रॉब्लम है, उस स्टेट में क्या हो रहा है, तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं जिनका कोई पास रिकॉर्ड है नहीं। अब पुलिस करेगी क्या? मार सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि 1 बॉटल दारू और 1 गोली दे के मार दिया जाता है। बड़े बड़े ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या समाज में अपराधियों का या अपराध का जो महिमांडन होने लगा है, इसलिए हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, केवल हम ये समस्या पुलिसिंग की नहीं है, समस्या सोशियोलॉजिकल भी है कि उनको दिखता है कि ये फलाना पहले क्रिमिनल था, बाद में एमपी हो गया, इतने पैसे हो गए, इतनी गाड़ियां हो गई, अब तो वो पैसे बांटता है। करेक्ट। और अब वो पैसे बांटता है और वो सीधा सीएम से बात करता है, पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर से बात करता है। उसकी ये हैसियत है तो मैं भी क्यों ना ऐसा बन जाऊं। रोल मॉडल एक वो हो गया है। इसीलिए आप देखते हैं कि रंजीत डॉन 75,000 वोट पाता है और डीपी ओझा 5,000 पे रह जाते हैं। और वो भी कहां से? अगर हम कास्ट एंगल से भी देखें तो बेगूसराय जैसे जगह में जिस कास्ट से डीपी ओझा आते हैं, कम से कम उनको उतना वोट तो मिलना चाहिए था, उनकी जमानत तक नहीं बच पाती है। तो क्या आपको लग रहा है कि लोगों का बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो गया है, कुछ इतना उल्टा हो गया है, इसलिए बिहार बदल नहीं पा रहा है? कई बार मुझे लगता है पंकज जी, सोशल चेंज लाने के लिए भी ना, सो फॉर एग्जाम्पल, एक घर में कोई अगर बच्चा बिगड़ जाए, उसे नशे की लत लग जाए, तो उसे ये बताने के लिए भी कि ये गलत है, एक तीसरा व्यक्ति चाहिए होता है, या परिवार का कोई व्यक्ति या जो मुखिया वो बताता है कि ये गलत है, तब वो जाके समझ पाता है। तो किसी स्टेट में या कंट्री में भी कई बार आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए वो लीडरशिप होनी चाहिए कि वो आर्टिकुलेट कर पाए और बोल पाए कि ये रास्ता हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, आप लोगों का साथ हमें चाहिए। जहां पे वो क्लियर एंड वेरी स्ट्रांग लीडरशिप एंड सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म लीडरशिप नहीं आएगी, वहां पे ही प्रॉब्लम आती है हमेशा। बिहार में बहुत बड़ा ये सोसाइटल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं। कुछ कुछ जगहों पे आप देखेंगे जहां बहुत इन्फ्लुएंस है, अच्छे गांव भी हैं, आप देखेंगे वहां पे एक अच्छा माहौल है, और वहां पे एक मुखिया है या वहां पे एक जो सोसाइटी है एल्डर्स की, वो लोग इंश्योर कर लेंगे कि यहाँ पे कोई भी बच्चा इस प्रकार की गतिविधि में नहीं आएगा, मेरे गांव में कोई बच्चा शराब नहीं बेचेगा, और नहीं होता है वहां पे। कुछ कुछ गांव में आप देखेंगे कि घर घर में वो हो रहा है। सो आई थिंक दैट लीडरशिप टू, जो स्टीयर करने वाला, जैसे आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनका क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। कैपिटलिज्म का तो ही स्ट्रक्चर है। तो कोई आपके यहाँ एहसान करने के लिए आके इंडस्ट्री नहीं लगाएगा कि अरे बड़ी अच्छी दोस्ती है वहाँ के सेक्रेटरी से, इंडस्ट्री के 2 लगा देता हूँ मैं यहाँ, इससे ये नहीं होने वाला। वो वेट करेगा 10 साल तक, वो देखेगा, उसको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो बोलेगा कि मेरे को यहाँ लगाने से 2 पैसा क्या ज़्यादा फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले चेन्नई में इंडस्ट्रीज लग रहे थे, पहले पुणे में ऑटो इंडस्ट्रीज लग रहे थे, आखिर बद्दी में लोगों ने जाके क्यों इंडस्ट्री लगाया, या रुद्रपुर पंतनगर में क्यों लगाया? स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि मैं आपको 10 साल तक टैक्स रिबेट्स दूंगा, ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन ही मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे लेबर सप्लाई आपको अच्छी मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी मिलेगी, तो जाके उन लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया। हम ज़मीन तो दे रहे हैं, क्या एडिशनल इंसेंटिव है आपको यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का विज़ावी चेन्नई, हैदराबाद, पुणे? और लॉ एंड ऑर्डर की अगर स्थिति आती है तो क्या सीएम हाउस के किसी व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन नंबर है जिसको मैं फ़ोन करूं तो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा? जब तक उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो वर्षों वर्षों इंतजार करे। वो पहले देखेगा कौन कौन से और इंडस्ट्रीज लगाए हैं, जब वो 5 इंडस्ट्रीज को लगाते हुए देख लेगा, पूरा वो मन भर के कॉन्फिडेंस को आ जाएगा, तब जाके वो इंडस्ट्री लगाएगा। इट इज़ सच अ स्लो प्रोसेस। मुझे याद है इनफैक्ट 2008-9 के आसपास इंडस्ट्रियल समिट हुए थे बिहार में, नीतीश जी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, इनफैक्ट बॉम्बे में एक समिट हुआ था। उसी समय रतन टाटा पटना आए थे उसी एक कॉन्क्लेव में,
और उन्होंने कहा कि आप लोगों को आश्चर्य होगा ये जानकर कि मैं जमशेदपुर का हूँ, एक तरह से जमशेदपुर के ही हैं, लेकिन अपने ज़िंदगी में मैं दूसरी बार पटना आ रहा हूँ 2008 में, और उनका दोनों बार मैं एक कोर्ट केस के चक्कर में आया हूँ। और उसी बिजनेस कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी अच्छी एनालॉजी दी कि कोई व्यक्ति अगर बारिश में फंस जाता है तो एक घर ढूंढता है जहाँ पे वो घर पे जाए तो वहाँ पे तौलिया हो, पोंछ सके, नहा सके, धो सके, बिस्तर हो, सो सके, आराम से खाना मिल सके उसे। उस झोपड़ी में नहीं जाएगा जहाँ ऑलरेडी पानी छू रहा है और वहाँ भी उसे भीगने का ही डर है। तो उनका कहना था कि अभी भी यहाँ बहुत कुछ करने को, और वी हैव नॉट मूव पास्ट दैट स्टेट पंकज जी, इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा अभी। नहीं, लड़ाई भी अजीब अजीब का, आप मर्डर देखिए किस लिए हो रहा है, तो बालू की वजह से हो रहा है। एक स्टैंड सरकार ने लिया हुआ है कि दारू नहीं बिकेगा, धड़ल्ले से बिक रहा है, आपके घर पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप मानते हैं कि ये सारा चीज काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है बिहार के लिए? स्थिति बड़ी खराब हो रही है, शराब, लीकर बैन, खराब स्थिति, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। आज गांव-गांव में बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, पैरेलल इकोनॉमी रन कर रहा है, लोग पढ़ाई छोड़ करके इजी मनी बनाने में लग गए हैं। आपको लगता है ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के फैसले हैं, इसमें जिद ज़्यादा है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है, बिहार की भलाई कम? मुझे फिर से वही लगता है कि प्रॉब्लम्स के ना मल्टीपल साइड से सॉल्यूशन होते हैं। किसी भी आप सोसाइटल प्रॉब्लम को देखेंगे तो एक तो जॉबलेसनेस ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, उसमें जब आप इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिखती हैं जहां गलत तरीके से वो पैसे कमा सकते हैं तो कमाएंगे। अब देखिए, आप पॉलिसी मेकिंग वाइज कभी भी देखेंगे तो प्रोहिबिशन ने दुनिया में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुई है, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में आज तक प्रोहिबिशन सक्सेसफुल नहीं हुई। सिंपल इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी चीज़ का सप्लाई बंद करेंगे, डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम, सिर्फ उसकी प्राइस बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ती है और उसके काउंटरफिट प्रोडक्ट्स आते हैं सप्लाई को उसी लेवल पे रखने के लिए। एकदम इकोनॉमिक प्रिंसिपल है वर्ल्ड ओवर। तो कोई भी कभी अगर ऐसी पॉलिसी ला के ये सोचे कि मेरे यहाँ अलग हो जाएगा, जो नियम है सांसारिक उसको आप नहीं बदल सकते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को आप नहीं बदल सकते। आप बरसात में खड़े होकर बोलेंगे नहीं मैं नहीं भीगूंगा, मेरा अलग स्टाइल है, तो उससे पॉसिबल नहीं है। तो एज अ पॉलिसी मेकिंग मुझे लगता है वहाँ गड़बड़ है। भले ही उसकी इंटेंशन सही रही होगी, मैं मानता हूँ इंटेंशन रही होगी कि बहुत सारे लोग उसमें बर्बाद होते हैं उस नशे की लत में, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, देखा है हमने गाँव में। लेकिन मुझे लगता है कि उसको टैकल करने के दूसरे तरीके हो सकते थे। इसको करके आपने एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। होता है ना कि एक मच्छर मारने के चक्कर में अपने घर जला दूं, वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। चलिए, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अपनी किताब में लिखी है कि पहले मैसेकर्स होता था, स्टेट प्रोटेक्टेड क्राइम्स होते थे, अब अंतर क्या दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि अब तो ऐसी घटना आती नहीं है कि चंपा विश्वास जैसी कोई घटना आती हो या किसी डीएम की हत्या होती हो, लेकिन अब आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ गया है? ये जो मैकेनिज़्म नीतीश कुमार का भले ही क्लीन इमेज हो, लेकिन करप्शन बिहार में कम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जो पहला इंटरफेस होता है ब्लॉक और गांव का, वहाँ पर जिस तरह का करप्शन है वो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, आम लोग इससे बहुत त्रस्त हैं। एक तो प्रॉब्लम क्या है पंकज जी करप्शन का कि मेजर करना बड़ा मुश्किल है, तो एक्सपीरियंशियल होता है। तो जैसे आपने बिहार की बात की, मैं झारखंड में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ आप किसी से बात करेंगे तो बोलेगा कि इतना ज़्यादा करप्शन है, हर एक चीज़ के लिए आपको आय प्रमाण पत्र से, जाति प्रमाण पत्र से, हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और ये नैरेटिव आपको करीब करीब हर राज्य में सुनने को मिलेगा। जो वहाँ के लोग हैं और जो वहाँ रहते हैं, वहाँ एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ के ऑफिस में जाना, वो आपको बोलेंगे मेरे राज्य का करप्शन सबसे ज़्यादा है। तो मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहूँगा कि है ज़्यादा है कम है, वो इमटीरियल है। इनफैक्ट मुझे लगता है फिर से कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक सीएम की या सरकार की प्रॉब्लम से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोसाइटल प्रॉब्लम है। जहाँ भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो आप देखेंगे कि करप्शन का स्तर है वो भी धीरे धीरे, क्योंकि पेटी क्राइम्स कम होंगे, पेटी करप्शन कम होगा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल अदर अपॉर्चुनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में सरकारी नौकरियों पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अवेलेबल है। गुजरात में तो सरकारी नौकरियों के लोग पीछे लोग पागल नहीं होते हैं,
तमिलनाडु में तो सरकारी नौकरियों के पीछे लोग पागल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दो चीज़ें लगती है। एक तो आप देखते हैं कि जो सरकारी अफसर है उसके पास कितना भयंकर पावर है, वो तो एक साइन करता है 10,000 रुपये ले लेता है। एक तो वो पावर आपको दिखता है, और दूसरा लोगों को पता ही नहीं है। 95% क्राउड को अगर आप बिहार में जाके सर्वे करें, 99% मैं बोलूँगा, उनको पता ही नहीं है कि अच्छा प्राइवेट नौकरियों में भी लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। वो हंस देंगे आप पे। तो ऐसा थोड़ी होता है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा कहाँ पैसा है। वो अवेलेबिलिटी तो छोड़ दीजिए, वो अवेयरनेस तक नहीं है। तो मुझे लगता है पूरे सोसाइटल लेवल पे जब आप प्रोग्रेस करते हैं, जब सोसाइटी, इनफैक्ट दूसरा, जब आपके पास पैसा आता है तो कॉन्शियंस अपने आप आ जाता है। आप देखेंगे पैसे वाले लोग आपको ज़्यादा दानवीर दिखेंगे। आप देखेंगे गाड़ी भी टक्कर हो जाएगी तो कोई बार छोड़ दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। इट इज़ ऑल वेरी रिलेटेड। तो स्टेट जब एक पाथ पे प्रोग्रेस करने लगेगा ना, तो आपको देखेंगे कि पेटी क्राइम्स अपने आप कम हो जाएंगे। वो बालू पे फिर कोई जाएगा नहीं लड़के। अभी क्या किसी के पास कुछ नहीं है तो वो बालू झोले में, मैं देखा हूँ लूना पे झोले में बालू ढोते हैं, उसको बालू तस्कर बोल रहे हैं पुलिस वाले। अरे वो बेचारा वो बालू तस्कर है क्या वो? तो हम चूंकि इस स्तर पे है ना पंकज जी, जब भूख लगी होती है ना तो आदमी को रोटी छीनना कर्म लगता है दूसरे से। बिहार की प्रॉब्लम वो है। पर 90 से 2005 के बीच की घटनाओं का आपने जिक्र किया है, उससे अलग आप कैसे बिहार को देख रहे हैं? अगर मैं बिहार की बात करूं, क्योंकि आपकी किताब में 90 से 2005 के बीच की बातें हैं, तो 2000 पोस्ट 2005, चलिए मैं सड़कों का जाल बिछा मान लेता हूँ, बिजली गांव-गांव तक पहुँच गई मान लेता हूँ, ठीक है, स्टेट प्रोटेक्टेड क्राइम नहीं है ये भी मान लेता हूँ, लेकिन क्या लोगों की हत्याएं कम हो रही हैं? पहली बात। दूसरी बात, करप्शन कम हुआ है क्या? दूसरी बात। तीसरी बड़ी बात, जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है उनके लिए, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और सही बात यह है कि जाति पाति के नाम पे लोगों को पोस्टिंग मिलती है, अब लीडरशिप भी उसी नाम पे तय हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से बदला है बिहार? पॉजिटिव साइड में अगर आप मुझे पूछेंगे तो एक कि क्राइम्स अभी भी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जो एक नॉर्मल सिटीजन है उस स्टेट का, क्या जब कोई क्राइम होता है तो वो कोई रिकोर्स ले सकता है लॉ का कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। ये डेमोक्रेसी में उसके पार्टिसिपेशन का प्रूफ है। जिस प्रकार से आप वोट दे सकते हैं कि नहीं, फ्री एंड फेयर, ये डेमोक्रेसी का एक प्रूफ है। ये भी है कि क्या जब क्राइम होता है तो मैं किसी थाने में जा सकता हूँ और वो मेरा एफआईआर लिखेगा बिना किसी पैरवी के, बिना किसी दबाव के, और वो क्रिमिनल पकड़ा जाना नहीं। बेसिक लेवल ऑफ अनुसंधान होगा, कम से कम कोशिश होगी। मुझे लगता है ये बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम से कम राज्य के प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, जो मुझे लगता है शायद 0 और 1 में 1 पे ना हो, लेकिन बीच में कहीं है। वो मुझे दिखता है कि 90 के दशक में 0 पर मैं मानता हूँ। मैं 90 के दशक में मानता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर थाने में जाके एफआईआर लिखवा दे तो अपने आप में दबंग व्यक्ति है। कोई आम आदमी एफआईआर नहीं लिखवा सकता था पंकज जी थाने में जाके, तो वो एक डिफरेंस मैं मानता हूँ। सेकंड, क्राइम के लेवल पे और ये जाति वाले लेवल पे मैं फिर से कहूँगा सोसाइटल प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, जाति स्टेट नहीं सॉल्व करेगी। और इनफैक्ट पॉलिटिशियंस तो हमेशा जाति को यूज़ करेंगे। पॉलिटिशियंस पावर में आने के लिए हर उस जो वो फ्रैक्चर लाइन है उसको यूज़ करेंगे जिसको यूज़ कर सकते हैं। हम और आप क्या उसको यूज़ होने दे रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, कल को अगर वो जाति के नाम पे वोट मांग रहा है, मैंने अगर 1-2 इलेक्शन में नहीं दिया तो तीसरी बार नहीं मांगेगा वो पंकज जी। हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को वोट देके जाति के नाम पर कि उसको दिख रहा है कि यहाँ से यही जीतेगा, चाहे उसके पास 100 केस। राजद को लगता है कि सुरेंद्र यादव जीतेंगे, तभी सुरेंद्र यादव को टिकट देते हैं ना। वो हम और आप एक बार हरा देते तो नहीं देते टिकट, उनको दिख रहा है और जीत गया ना, तो अगली बार भी उन्हीं को टिकट मिलेगा। नहीं, सुरेंद्र यादव ही क्यों, हजारों नाम है। अशोक महतो को टिकट दिया गया, जिनके उस पे फिल्म बनाई गई, और अशोक महतो क्या करते थे ये सबको पता है। तो अशोक महतो को दिया गया, सुरेंद्र यादव को दिया गया, दर्जनों ऐसे एग्जांपल्स हैं। हमारे उधर सुनील पांडे को देख लीजिए, सूरजभान सिंह सांसद रहे, उनके परिवार में सारे लोग सांसद हो गए। तो बिहार में पॉलिटिक्स के लिए ये एक पहला क्राइटेरिया है कि क्या आपके पास बाहुबल है क्या। सडनली आप तभी लोगों के बीच
अपना विश्वास कायम कर सकते हैं और वो लोग आपको वोट दे सकते हैं। अगर आप बड़े ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और आप चाहेंगे कि वहाँ से उतर के पॉलिटिक्स कर लें, तो आपके लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान उन लोगों के लिए है जो कि बाहुबली रहे। और ये सारी पार्टियों में है, कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं है और आरजेडी में है, सबने इसको एडॉप्ट किया और ये जीतने का एक नया तरीका है। अब सोचिए, पप्पू यादव का नाम हमने बचपन में किस किस चीज के लिए पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उसके हत्यारे। हमें याद आता है लोकसभा में आनंद मोहन सिंह और पप्पू यादव के बीच का जो कन्वर्सेशन है, उसमें दोनों कह रहे हैं तुमको देख लेंगे सहरसा में, तो वो कह रहे हैं तुमको देख लेंगे सहरसा में। अब पप्पू यादव ने अपना तरीका बदल लिया, अब वो नोट देते हैं लोगों के बीच में, वो रॉबिन हुड बनने का प्रयास करते हैं। वो लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, पप्पू यादव काम कर रहे हैं, इसलिए वो पैसे लेके पहुंच जाते हैं और इसको लोग बहुत अप्रिसिएट करते हैं। तो वजह क्या दिखाई पड़ता है, यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वजह क्या है और इसका कोई रेमीडियल एक्शन है क्या, दिखाई पड़ रहा है आने वाले समय में? क्योंकि बतौर पार्टी बीजेपी को भी अपने कल्चर पे मुझे विश्वास दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए दिखाई नहीं पड़ता कि अगर अपने संगठन पे भरोसा होता तो प्रदेश अध्यक्ष आपके अपने संगठन से होता। आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। दिलीप जायसवाल कांग्रेस में थे, प्रदेश अध्यक्ष बन गए और प्रदेश अध्यक्ष बने तो तरह तरह की बात हो रही है कि ये मेडिकल कॉलेज से लेकर के बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं और बीजेपी रेयरली डिफेंसिव होती है, वो पूरे तरीके से डिफेंसिव मुद्रा में दिखाई पड़ती है। आपका कोई अपना नेता नहीं दिखाई पड़ता है जो कि नंबर 2 कहलाए। तो सम्राट चौधरी कई पार्टियों में भ्रमण कर चुके हैं, वो अब नंबर 2 नेता हैं। तो बीजेपी को भी बिहार में ऐसा क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि एक तरफ उनको सहारा नीतीश कुमार का चाहिए, दूसरी तरफ अपनी पार्टी में भी नेता कांग्रेस का चाहिए, आरजेडी का चाहिए, जेडीयू का चाहिए या अलग अलग दल का चाहिए। अपने संगठन, अपना अनुसांगिक संगठन जो कि नेता प्रोड्यूस करता है, उस पर उनका भरोसा कम दिखाई पड़ता है बिहार में, ऐसा क्यों? पहले सवाल का जवाब पंकज जी कि बाहुबली जीतते इसलिए हैं और बाहुबली इसलिए बनते हैं क्योंकि देखिए, बाहुबली कोई कैसे बनता है? बाहुबली उन्हीं जगहों पे बनेंगे जहां पे स्टेट एंड लॉ एंड ऑर्डर एब्सेंट होगा। क्लियर कोरिलेशन है। मतलब छोटे मोटे आप कहीं देख लीजिए, लेकिन ऐसे जनरली आपको नहीं सुनने में आया गुजरात का बाहुबली है ये। कभी सुना आपने? नहीं सुना होगा आपने। वर्ल्ड ओवर भी देखेंगे आप, यूरोप में बाहुबलियों का नाम नहीं सुनेंगे। आप बाहुबलियों का नाम वहीं जगह सुनते हैं, जैसे कोलंबिया का बाहुबली है, वेनेजुएला का बाहुबली है, ये उन्हीं जगहों पे सुनते हैं। तो क्या होता है कि जब एक ऐसे कॉमन पब्लिक मुझे जो रिकोर्स स्टेट दे सकता था, जो लॉ एंड ऑर्डर मुझे दे सकता था कि मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए चले जाऊं, मैं पुलिस थाने चले जाऊं, मेरे को एक आय प्रमाण पत्र चाहिए तो सीओ ऑफिस चले जाऊं, मुझे मिल जाए, तो मुझे इन बाहुबलियों की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर एब्सेंट होता है वहाँ एंटर करता है कोई ना कोई व्यक्ति, वो कहता है अच्छा उसने तुम्हारी मदद नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब जब ये व्यक्ति 100 ऐसे लोगों की मदद करता है तो ये बन जाता है बाहुबली। और जितने बाहुबली बिहार में हैं सबका जन्म करीब करीब आप देखिएगा इसी प्रकार से हुआ। फिर वो हर प्रकार के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। अब जो 100 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके लिए तो भगवान ही है, उसको आप कितना भी समझा दीजिए अरे नहीं वो तो गलत आदमी है, बाहुबली है वो तो उसी को वोट करेगा। तो बाहुबली आते ही हैं स्टेट के एब्सेंस में। और जैसे जैसे यूपी इनफैक्ट एक एग्जाम्पल इसका, और मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट करूंगा आगे का यूपी का। अभी भी यूपी में है बाहुबली, बिल्कुल है, लेकिन देखियो कितने शांत बैठे हुए हैं, सब शांत बैठे हुए, बड़े बड़े बाहुबली हैं, कुछ मारे गए और कुछ हैं लेकिन शांत बैठे। आप 10 साल 15 साल के बाद देख लीजिए, बाहुबलियों का नाम बहुत कम सुनने में आएगा या रोल सुनने में नहीं आएगा। नहीं वो सारी बात, लेकिन बिहार में भी तो शांत हो गए थे। आपने स्पीडी ट्रायल वहां पर सरकार ने इस्तेमाल किया था, शहाबुद्दीन और कई सारे ऐसे लोग सब जेल में थे, सड़कों पर कोई हथियार नहीं दिखाई पड़ता था। पर वही स्थिति 2012, 13, 15 के बाद बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब एक से एक बाहुबली दिखाई पड़ते हैं, तरीके बदल गए। पहले सीधा लूट के छीना जाता था, अब उन लोगों को ठेका में हिस्सा दिया जाता और वो ठेकेदारी करने लगे, और ठेकेदारी में भिड़ंत होती है तो लड़ाई होती है। क्योंकि अक्सर हमने सुना है बालू ठेकेदार को मार दिया, बालू व्यवसायी को मार दिया, शराब का झगड़ा था, अब ये सब तरह की बात आती है।
तो एक मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया था, जबकि वो अप टू सम एक्सटेंट ही कोई स्टेट पुलिस इस्तेमाल कर सकती थी, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज। आपको याद होगा अभयानंद जी के समय में रीतलाल यादव का प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करने की बात हुई थी। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में प्रवीण वशिष्ठ होते थे, उन्होंने एक डीआईजी तक को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये सारी सुविधाएं कानून में तब भी थी और इस पे बहुत ज्यादा कामयाबी मिली थी। क्या अब फिर से एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल विल का प्रॉब्लम है, लीडरशिप क्राइसिस है? क्या ऐसा है कि बिहार फिर से उस रास्ते पे नहीं जा पा रहा है जो 2005 और 10 के बीच में जो उम्मीदें जगी थी और लोगों ने इतना वोट दिया नीतीश कुमार को कि लालू यादव 22 सीट पे सिमट गए थे, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद से 12-13 के बाद इनका पॉलिटिकल एम्बिशन, फ्लिप फ्लॉप करना, वो तमाम सारी बातें लोगों को परेशान कर गया और अब वो उतने क्रेडिबल चेहरा भी नहीं रह गए। तो आपको लगता है कि बिहार में मेजर क्राइसिस है, वो लीडरशिप क्राइसिस है, इसलिए ना तो इन्वेस्टमेंट आ पाता है, ना सही माहौल एजुकेशन का बन पा रहा है, ना सही माहौल पॉलिटिक्स का बन पा रहा है, और इसलिए या तो जो थोड़े भी वेल ऑफ हैं पलायन कर जाते हैं, या जो बहुत गरीब हैं कोई ऑप्शन नहीं है वो मजदूरी के लिए पलायन कर जाते हैं, और जो बीच वाले लोग हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं है वो मजबूरी में रह जाते हैं। आपको क्या वजह दिखाई पड़ता है? सबसे बड़ी वही वजह है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं रही। और कोई भी स्टेट, आपने इनफैक्ट शुरू में एग्जाम्पल्स लिए थे, उड़ीसा का एग्जाम्पल लिया आपने, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लिया, बहुत कॉमन थ्रेड इन सब में देखिए, एक सीएम रहे, 15-15 साल तक सीएम रहे, एक पॉलिसी कंटिन्यूटी रही। कुछ वैसे दूसरे केसेस में जहां पे एक सीएम नहीं भी रहे, गवर्नमेंट सीएम नहीं रही, मैं तेलंगाना का एग्जाम्पल या यूनाइटेड आंध्रा का एग्जाम्पल लीजिए, एक सीएम नहीं रहे लगातार, फिर भी अगर वो सर्टेन लेवल ऑफ स्टेट्समैनशिप है कि कोई बात नहीं, सत्ता बदल गई है, जो ब्रॉडर पॉलिसीज है वो मेरे स्टेट की मैं रहने दूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैं पॉलिटिकल वेंडेटा में क्या, अच्छा तो अभी तुम्हारी सरकार थी, तुमने ये सब किया, अब मैं आ गया हूं तो एक तो मैं सब पे जांच बिठाऊंगा और पुरानी जितनी पॉलिसी से सबको रद्द किया जाता है, पुराने जितने ठेकेदार से सबको ब्लैकलिस्ट किया जाता है, ये मैं नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है वो जो पॉलिसी कंटिन्यूटी होती है, बिहार में क्या हुआ कि जब हर 2 वर्ष में जो 13 के बाद सरकार बदली है, तो जो पॉलिसी कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, एक जो लोगों का उस पर विश्वास जगना चाहिए था, इंडस्ट्रियलिस्ट का, आम लोगों का, कि पॉलिसी तो वही रहेगी भैया, जो इन लॉ एंड ऑर्डर की क्लैरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर वही रहेगा, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने के लिए जो गवर्नमेंट कीन दिख रही है वो रहेगा ही रहेगा, वो कॉन्फिडेंस चला गया। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपनी किताब में एक बात लिखी है कि बिहार की स्थिति को नाइटमेयर कहा है आपने अपनी किताब ब्रोकन प्रॉमिसेस में, पर आज की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे जब लोग अपराधी पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो नाइटमेयर था तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है, मतलब कोई फिर 2 क्राइम्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते पंकज जी, और उसको किसी प्रकार से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी क्राइम्स हो रहे हैं अभी, ये जो भी स्पर्ट ऑफ क्राइम्स अभी दिख रहा है, स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, कहना होगा, कह भी रहे, कहना होगा कि है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सॉल्व करना होगा। उसमें कोई भी इफ एंड बट करके या कंपेयर करके भी, मैं फिर से कह रहा हूं, ये भी कंपेयर करके पहले ज्यादा था, दैट कैन नॉट बी ए जस्टिफिकेशन। क्योंकि आप अब 90 से कंपेयर नहीं कर सकते, आपको अपने खुद के 2005 से 10 से कंपेयर करना होगा। आपने एक झलक जो दिखाई थी, अच्छी बात आपने कही, तो आपको लगता है कि शायद यही वजह है कि अब वो पार्टी जो अपराध के नाम पे डिफेंसिव हो जाती थी, वो अब बीजेपी एनडीए को अटैक करने लगी है, महाजंगल राज, शायद यही वजह है, ये आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, विपक्ष का सशक्त विपक्ष है, उसको अटैक करना चाहिए। मुझे खुशी है इनफैक्ट अगर तेजस्वी बहुत वोकल होकर अटैक करे। प्रॉब्लम मुझे कहाँ दिखती है पंकज जी, आप जब किसी चीज़ को, जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पूरी बातचीत को, किसी भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया किसी भी साइड से, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी व्यक्ति ने किया हो। लेकिन यही तेजस्वी यादव, आप पटना में एक क्राइम होता है खेमका साहब का, उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, सब करते हैं। सिवान में एक मर्डर होता है, उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, और उसी सिवान में जाते हैं, पार्टी की बैठक होती है और कहते हैं सिवान शहाबुद्दीन जी अमर रहे। तो आपने क्या मैसेज दिया लोगों को? मतलब मैं क्राइम को तो कंडेम कर रहा हूं और बोल रहा हूं शहाबुद्दीन जी अमर रहे, उनसे बड़ा क्रिमिनल सिवान में आज तक कोई हुआ?
और इसमें तो कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, कोई भी नहीं बोल सकता कि नहीं। सबसे बड़े आज तक के पॉलिटिशियन क्रिमिनल बोलते हैं पूरे देश में, सिवान तो छोड़ दीजिए, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल निकल के आया, आप वहां पे उमेश यादव की हत्या हो जाती है मुहर्रम के जुलूस में, वो व्यक्ति एक ट्वीट, एक बयान और प्रेस वाले पीछे पड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि एक बार तो बोलिए, आप कंडेम तो कीजिए। यार किसी की हत्या को आप कंडेम भी नहीं करोगे, कोई ये तो नहीं कह रहा कि किसने किया आप ये बोलिए, उसको सजा दिलाइए, कंडेम करोगे ना कि ये गलत हुआ। ये डिफरेंस अभी भी उनमें है पंकज जी। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ भागलपुर के दंगों से। इनफैक्ट आप देखिए भागलपुर के दंगों में कम से कम 2000 हत्याएं हुई, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का नुकसान हुआ। लालू जी ने कहा कि कांग्रेस इनको संरक्षण देने में अक्षम रही, अब हम इनको बचाएंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी राम मंदिर आंदोलन में भी। 15 वर्षों तक उन्होंने भागलपुर दंगे के जितने भी आरोपी थे उनको सजा दिलाई उन्होंने। 2007 में जाके नीतीश कुमार की सरकार ने सजा दिलाई। तो जब ऐसे दोहरी नीति आप अपनाने लगेंगे ना कि मेरा व्यक्ति क्राइम करे तो ठीक है और दूसरे वाले का क्राइम करे तो मैं दम भर कंडेम करूंगा, तो जो क्रेडिबिलिटी होती है आपकी क्रिटिसिज्म की, वो नहीं बन पाती है। क्रेडिबिलिटी आपकी तभी बनेगी जब आप अक्रॉस लाइन आप बोलेंगे कि मेरा भी जो, इनफैक्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब नीतीश जी सरकार में है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, एमपी एमएलए कोर्ट्स बने और फास्ट ट्रैकिंग हुई, तो उसमें शहाबुद्दीन भी जेल गए, वो तो विरोधी थे, ठीक है कोई बात नहीं। प्रभुनाथ सिंह तो साथ में थे, वो भी जेल गए। सुनील पांडे तो साथ में थे, वो भी जेल गए। आनंद मोहन तो साथ में थे, वो भी जेल गए। तो किसी ने फिर नीतीश जी पे उंगली नहीं उठाया, पार्शियलिटी का आपको याद होगा कि अरे ये तो सबको जेल भेज रहा है एक लाइन से। तो जब आप वो कैरेक्टर दिखाएंगे ना कि आई एम अगेंस्ट इट कम वॉट में, आपके शब्दों से ज्यादा आपके एक्शन पे वो डिपेंड करता है, तो वहां मुझे वो थोड़ी सी दोहरी नीति लगती है। नहीं, वो सारी बात ठीक है। तो क्या मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो राजेश शाह के मर्डर केस में बिहार प्रदेश अध्यक्ष के नाम को आगे रखा जा रहा है और ये आरोप लगा रही है कौन, तो ये आरोप लगा रही है जनसुराज पार्टी, और राजेश शाह की बहन और माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो आरोप लग रहा है कि जिस एसपी को इन्वेस्टिगेट करना था दिलीप जायसवाल ने मैनेज कर लिया और बदले में उस एसपी की पत्नी को एमबीबीएस की डिग्री दे दिया। नीतीश कुमार का भी जो ये बड़ा फेमस लाइन होता था, ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, तो इसमें तो आरोप लग रहा है कि वो बचा रहे हैं, वो बचाते रहे। अगेन विदाउट मतलब कोई लाग लपेट के बिना जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए जो निकल के आए। देखिए पॉलिटिक्स में इस प्रकार के इल्जाम ये बहुत कॉमन है, आप भी जानते हैं पंकज, और खास करके जब इलेक्शंस आएंगे। अभी तो 1000 दोनों तरफ से, मैं एक भी साइड नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका कोई आंसर नहीं है। और आप उन्होंने बयान दिया तो क्या उस पर कोई एक्शन होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जांच होनी चाहिए, खुल के जांच होनी चाहिए। इनफैक्ट दे कैन अप्रोच कोर्ट्स, यही तो हमारी खूबसूरती है। कोर्ट रीओपन करा सकता है इस केस को अगर उनके पास कोई भी एविडेंस है, ये तो आप भी जानते हैं पंकज जी। मैं कोर्ट अप्रोच करूंगा, कोर्ट रीओपन करा देगा केस को, खत्म बात। ठीक है। अब ये बताइए कि प्रशांत किशोर की पार्टी बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है या आरजेडी को? प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का प्रोस्पेक्ट क्या देख रहे हैं आप बिहार में? दो चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है, पहले मैं अच्छी चीज़ें बोलूँगा और उसके बाद ही मैं क्रिटिसाइज करूँगा। दो चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है, एक तो खुद प्रशांत किशोर राजनीति में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने युवा और जितने अच्छे लोग, पढ़े लोग राजनीति में, उतनी खुशी की बात है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। दूसरा एक अच्छी चीज़ जो उन्होंने करी वो ये कि वो राजनीति में आके सिर्फ कमरे में बैठ के लैपटॉप एनालिसिस उन्होंने नहीं किया, वो क्षेत्र में गए, लोगों से बातचीत की, समस्याएं सुनी, समझी। दो अच्छी चीज़ें। जो चीज़ मुझे उसमें थोड़ी पसंद नहीं आई वो ये कि इस मूवमेंट को या किसी भी प्रकार के सोशल मूवमेंट को आप ऑर्गेनिकली आगे बढ़ाते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके विचारों से आप जो बात करते हैं। इस पूरे मूवमेंट को तेजी से बड़ा करने के चक्कर में रिसोर्सेज और पैसे के दम पे बहुत बड़ा किया गया, और ये हम सब जानते हैं, आपको भी पता, मुझे भी पता है। उनके साथ चलने वाले करीब 200-300 लोगों का ऐसा समूह है जो एक पेड स्टाफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत करते होंगे, आप उनको पे कीजिए, लेकिन आप जब उसको कंपेयर करते हैं अपने आश्रम को, आप सत्याग्रह आश्रम बोलते हैं, आप जब अन्ना हजारे के आंदोलन से उसको कंपेयर करते हैं, आप नहीं कर सकते। वो ऑर्गेनिक थे। अन्ना हजारे के आंदोलन में आने के लिए किसी को पैसे नहीं दिए गए थे, ऑटो वाले फ्री में छोड़ रहे थे, आपको याद होगा रामलीला मैदान की, नहीं आपसे पैसे नहीं लेंगे अगर आप वहाँ पे आंदोलन में जा रहे हो तो वो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है किसी मूवमेंट का, तब आपका ना व्यक्तिगत जुड़ाव होता है। एंड वोटिंग इज अ वेरी इमोशनल प्रोसेस, इट्स नॉट अ लॉजिकल प्रोसेस। मुझे आपका चेहरा देख के अच्छा लगता है, मैं आपको वोट दे दूंगा। या आपने कभी मुझे से 3 साल पहले पूछ दिया था, अरे कैसे हो मृत्युंजय, सब ठीक है ना घर पे, तो आप मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको वोट दूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं यहाँ पे 50 केस हो या आपकी क्या डिग्री है।
और वो कब आता है? जब आप कनेक्ट करते हो ओवर अ ऑर्गेनिक प्रोसेस। तो अभी उनकी मैसेजिंग बहुत अच्छी है, वो सही मुद्दों पे बात कर रहे हैं, खुशी की बात है, लेकिन ये कितना कनेक्ट कर पाएगा लोगों से टू कन्वर्ट देम एज वोटर्स, उस पर मुझे डाउट है पंकज जी। चलिए, और इसीलिए वो वोट परसेंटेजेस चाहे जो भी हो, फ्लक्चुएट करे, कोई बोल रहा है 5%, 7%, जो भी वोट लेते हैं वो इसमें। लेकिन मैं और एक बहुत बात बोलना चाहता हूँ कि जनसुराज, सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के सिंबल पे कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाए बिहार के किसी भी सीट से, आई एम नॉट रेडी टू ट्रस्ट दैट। चलिए, मैं बात मान लेता हूँ, पर आप ये बताइए कि नीतीश अचेत हैं, फिर भी लीडर बने हुए हैं सिर्फ चुनाव तक। नहीं, मुझे लगता है चुनाव तक भी, चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं है। मतलब पर लोग सब अचेत कहते हैं, चैलेंज कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो डमी हैं, उनकी स्थिति नहीं है, चला रहे हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, इस तरह की बात होती है। बीजेपी चुनाव के बाद हटा देगी, क्या लग रहा है? अगर चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की बातें हमेशा आती हैं। देखिए, इस प्रकार की बातें बोलने से, नीतीश जी कल पब्लिक किसी फंक्शन में थे, इनफैक्ट मोदी जी वाले फंक्शन में भाषण दे रहे थे, और इम्प्रॉम्प्टू भाषण दे रहा है वो व्यक्ति। ऐसा भी नहीं कि कोई पढ़ के भाषण दे रहे हैं वो व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति जो स्टेज से भाषण दे रहा है, लोगों से मिल रहा है, समारोह में जा रहा है, प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बोल देने से उसका प्रतिद्वंदी है कोई मान लेगा, मुझे तो नहीं लगता, पहला। दूसरा, ये बोल कौन रहा है कि डमी है और रिमोट से चल रहा है? कौन व्यक्ति बोल रहा है जिनकी माँ 8 वर्षों तक सीएम बनी रही, जिनके विधानसभा में सवालों के जवाब रघुनाथ झा देते थे याद होगा आपको। तो मैं एक लाइन यूज करता हूं कि नीतीश जी एट हिज वर्स्ट विल बी बेटर देन एनी ऑफ द आरजेडी लीडर्स एट देयर बेस्ट। ट्रू, वेरी गुड आंसर। मैं रादर इसको अप्रिशिएट करूंगा। पर एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है, परिवारवाद के आप विरोधी हैं, पर जीतन राम मांझी को साथ रखते हैं, चिराग पासवान को साथ रखते हैं, नीतीश कुमार भी निशांत को लाएंगे तो आप साथ रखेंगे ही। ये पॉलिटिकल कंपल्सन है या अब परिवारवाद बहुत आपका सफल नहीं हुआ, झारखंड में भी नहीं हुआ और आपने भी परिवारवाद एडॉप्ट किया? आखिरकार पूर्व सीएम की बहू तो चुनाव लड़ी ना, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आपको लग रहा है कि जो मुद्दा था बीजेपी का परिवारवाद वो खत्म हो चुका है? थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है इंडिया में परिवारवाद पंकज जी। आप देखिए, बीजेपी और कम्युनिस्ट को छोड़ दीजिए, दो पार्टीज को, इंडिया में कोई भी आज तक ऐसी पार्टी नहीं रही जिसने अगर अपने बच्चों को पार्टी नहीं सौंपी और वो बच पाया। एग्जाम्पल्स देखिए, समाजवादी पार्टी इसलिए आज फ्लरिश कर रही है क्योंकि अखिलेश जी को सौंप दिया गया। बसपा की हालत खराब है क्योंकि सेकेंड लाइन वो आकाश अनाज दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो सब होता रहा। आप बंगाल में आइए, वो सर्वाइव करेगी अगर अभिषेक बनर्जी को पार्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं सर्वाइव करेगी। उड़ीसा में बीजू जनता दल की हालत देखिए, क्योंकि तमिलनाडु में देखिए डीएमके बच गई, एआईडीएमके की हालत खराब हो गई। एक डिस्टिंक्शन है। तो इंडिया में ये पॉलिटिकल कंपल्शन है कि अगर किसी भी पार्टी को सर्वाइव करना है, रीजनल पार्टी को, तो उसको अपनी पार्टी को, अपने बच्चों को सौंपना ही होगा। नाउ दिस स्पीक्स लेस ऑफ दोज पार्टीज एंड मोर ऑफ अस एज वोटर्स। बिहार में ही जब रामविलास जी की पार्टी लोजपा टूटी दो भागों में, ज्यादा आप मानेंगे जो लीडर से किसके साथ गए? पशुपति जी के साथ गए। एमपीज किनके साथ गए? पार्टी के लीडर्स किसके साथ गए? आज आप बिहार में किसी से भी वोटर से जाके पूछ लीजिए कि लोजपा को वोट दोगे, कौन है लोजपा का लीडर? तो क्या बोलेगा वो? चिराग पासवान बोलेगा। तो कई बार जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं फिर से, लेकिन जो कई बार हम परिवारवाद को जस्टिफाई करते हैं तो हमको लगता है कि हम नेता को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अपने आप को हमको देखना होगा। हम वोट नहीं देते हैं अगर उसका बेटा नहीं होता है तो। जेडीयू की मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने इस पर लिखा है पंकज जी कि अगर निशांत को लोग नहीं लाते हैं तो आपको लगता है वो पार्टी सर्वाइव करेगी? कोई वोट देगा फिर उसके बाद जेडीयू को? नहीं देगा। और वही निशांत आ जाएंगे तो सब निशांत को वोट देंगे। तो ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि हम वोटर्स ही वोट नहीं देते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में जीतने के लिए लड़ती है तो नहीं देंगे। किसी पार्टी ने बहुत ग्रैंड स्टैंड ले लिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा उनके बेटों को टिकट, तो हार जाएगी। वो पावर तक में नहीं आएगी, बाकी चीजें वो कर क्या पाएगी? तो फिर परिवारवाद के नाम पे आप क्रिटिसाइज कैसे कर पाएंगे लोग? उसमें बस यही है कि एक स्पेक्ट्रम है। फिर से पंकज जी, कितना आप अवॉइड कर पाते हैं। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फिर से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे बीजेपी ने कहा था कि 75 वर्ष वाला जब इशू आया था तो उनके बेटों को टिकट दे दिया गया क्योंकि आप
एक्टिव लीडर्स को हटा रहे थे, तो कह रहे थे कि आप अपने बेटे को ही दिला दीजिए, कोई बात है, लेकिन आपको नहीं देंगे। तो जैसे एक सिंपल प्रिंसिपल है कि एक परिवार से दोनों को नहीं देंगे। दूसरा है कि पार्टी की साइड पे, जो संगठन की साइड है, वहाँ पे मतलब आपका कोई हक नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि अध्यक्ष बना तो फिर उसका बेटा बन गया महामंत्री, वो सब नहीं होगा। तो जहाँ आप कम से कम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे नॉन इलेक्टोरल साइड पार्टी है, वहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्पेक्ट्रम है कि चाहे पार्टी हो, चाहे मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, मैं ही बनूंगा। तो उस एक्सट्रीम पे तो मैं मानता हूं कि जीरो पे नहीं है परिवारवाद पे, लेकिन फिर भी जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए पार्टियों को। तो मृत्युंजय शर्मा जी, आपने तमाम बातों का जवाब बहुत ही साफगोई से दिया। बहुत सारे सवाल आपके सामने हमने रखे, और बिहार की पॉलिटिक्स में आगे चुनौतियां क्या हैं, बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ क्यों है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिहार में बन क्यों नहीं पा रहा है, लोग अभी भी पढ़ने बाहर क्यों जा रहे हैं, पलायन थमा क्यों नहीं है, और अपराध के मसले पर पहले और अब में क्या फ़र्क है। ऐसी बहुत सारी बातें जो हमने आपसे जानने का प्रयास किया, और आपने बहुत ही साफगोई से जवाब दिया। तो निश्चित तौर पर ये पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातों का जवाब आप तक पहुंचेगा, क्योंकि ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है ब्रोकन प्रोमिसेस, और उसमें उन्होंने बहुत ही तफसील से समझाया है कि 90 से 2005 के बीच की स्थिति क्या थी। तो तब और अब में क्या फ़र्क है, वो हमने इनसे जानने का प्रयास किया है, और तमाम मुद्दों को इनसे पूछा है, समझा है, और आप तक लाने का प्रयास किया है। तो इस खास एपिसोड में, पॉडकास्ट में आप हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।